नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, फोर्स एंड वर्क। यानी कि इस चैप्टर में हमें ये मोशन, फोर्स एंड वर्क, इनसे रिलेटेड टर्म्स को ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को बताऊं तो हम यहाँ पर जानेंगे प्यारे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसी के साथ ही स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और हम क्या जानेंगे, तो और हम ये भी जानेंगे कि एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे नए नए टर्म्स आप इस चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको पहले तो हमारा ये जो चैप्टर का नाम है इसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। क्या लिखा है इसमें? मोशन। मोशन यानी क्या होता है? मोशन मतलब जैसे देखो, मेरा जो हाथ है वो क्या कर रहा है बच्चों, ये मूव कर रहा है। पहले मेरा हाथ यहाँ पर था, फिर मैं इसको इधर लेकर के चली गई, तो मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मोशन हो रहा है। वैसे ही आप मुझे भी देख सकते हो। देखिए, मैं इधर से यहाँ पे आ गई, फिर इधर से यहाँ पे आ गई, राइट। तो ये क्या है? इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोशन कहा जाता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फोर्स की। फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स यानी फोर्स लगाना, यानी कि बल लगाना। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बल कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो, मैंने अपने हाथ पे ये पेन रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पेन को मुझे क्या करना है? उठाना है। तो उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये पेन उठ पाएगा। देखो, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, मैंने थोड़ा सा ही फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाया तभी ये पेन मैं उठा पाई। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वो पत्थर को उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर आना बच्चों, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आप इसको उठाने जाओगे तो आप क्या लगाओगे? बल लगाओगे। बल लगा करके इस पत्थर को उठाओगे, तब जाके ये उठ पाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चे? फोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है वर्क। वर्क का मतलब क्या हुआ? तो वर्क यानी क्या होता है? काम। ठीक है, अब काम हम कैसे समझे, तो देखो आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ था, देखो भाई, ये रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है ना। ये पत्थर हमें क्या करना है? हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा? हम जाएंगे ये पत्थर के पास, फिर इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे बच्चों? बल लगाएंगे, यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देखो, ये पत्थर है, राइट, हम गए है ना, हम यहाँ पे गए पत्थर के पास, और इसके ऊपर हमने क्या लगाया बच्चों? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि पत्थर को हम उठा पाए, और फिर उठा करके हमने पत्थर को यहाँ पर किनारे पे रखा, राइट। तो ध्यान से समझना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, हम यहाँ पर गए, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि पत्थर किस में आ गया बच्चों? मोशन में आ गया, है ना। देखो, पत्थर को उठाया हमने, तो उठा करके हम इधर लेकर के जा रहे हैं ना, समझ रहे हो, यानी कि ये मोशन में आ रहा है। तो देखो, पत्थर यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों? वर्क हुआ है, यानी कि काम हुआ है। पहले पत्थर इधर था, लेकिन अब कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि कुछ ना कुछ काम हुआ। वैसे ही देखो, मैंने ये मार्कर यानी कि पेन इधर रखा हुआ है, राइट। अब मुझे क्या करना है? पेन को इधर लाना है, तो मैं क्या करूंगी? उठाऊंगी, उठा करके मैं इसको इधर पे लेकर के आ गई, तो क्या हुआ? काम ही तो हुआ, है ना, कुछ ना कुछ तो काम हुआ, राइट। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्क कहा जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब ये तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर ना कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके माध्यम से भी समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आप इनको देखिए, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों इसको उठा पा रहे हैं और खींच पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है। फोर्स लगाने की वजह से देखो, ये गाड़ी किस में आ गया है प्यारे बच्चे? मोशन में आ गया है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। ठीक है, फिर ये इसको लेकर के जाएंगे, यहाँ पर ले जा करके रख देंगे, बराबर। तो गाड़ी पहले यहाँ था, फिर यहाँ से कहाँ पे पहुंच गया? वहां पे पहुंच गया, यानी हो क्या रहा है? तो काम हो रहा है, मतलब वर्क। ठीक है, तो इसी को वर्क के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर है, चलो आपको समझाती हूँ। तो इसको ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे कोई लड़का है, ठीक, अब ये उसका घर है, क्या है बच्चों? ये इसका होम है, और ये है इसका स्कूल। पॉइंट डी क्या है? इसका स्कूल है। इसको क्या करना है? अपने घर से स्कूल पर जाना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे जाता है, पहले ये जाता है यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से बी तक जाता है, फिर ये बी से सी तक जाता है, और फिर ये सी से डी तक जाता है। यानी कि टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ, वो जो लड़का है जिसका नाम क्या है बच्चों? रंजीत। देखो, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रंजीत। ठीक है, तो रंजीत जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ ये सवाल, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन, अब भी बता देते हैं। ये 500 मीटर हो गया, ये 700 मीटर हो गया, और वो 300 मीटर हो गया, यानी कि 7 + 3 1000, और ये 500, यानी कि 1500 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। किसने? रंजीत ने, राइट, है ना।
तो डिस्टेंस जब मैंने आपसे पूछा तो आपका आंसर मुझे क्या मिला प्यारे बच्चे, तो वो मिला 1500, राइट। अब उसके बाद चलो डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। मैंने आपसे बोला, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ बच्चों ये जो रंजीत है ना वो कितना, मतलब वहां पर उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या देखते हैं ना, जैसे दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखो ऐसे जाओगे तो आपको बड़ा लग रहा है ना, तो सबसे छोटा डिस्टेंस हमको कहां से दिखाई दे रहा है, मतलब कहां पर है, देखो ऐसे। अगर हम ऐसे सीधा सीधा जाएं तो सबसे कम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। देखो और एक सीधी रेखा में ही हम जाएंगे, एक सीधी लाइन में ही जा रहे हैं। देखो यहां से लेकर के यहां तक हम सीधा सीधा हमने ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ पर हमने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कहेंगे बच्चों 1000 मीटर्स, ठीक है। कितना, 1000 मीटर्स। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस और इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा क्यों है कि दोनों का नाम अलग अलग है, तो बच्चों वो इसीलिए है क्योंकि देखो डिस्टेंस में हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस में ना हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, बस हमें जहां पर जाना है हम जैसे भी जाए, घूम फिर के दाएं बाएं किधर भी हम जाए चलेगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें ना एकदम सीधा जाना होता है और शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना होता है, यानी सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को बच्चों कंसिडर किया जाता है। इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसलिए तो ऐसे कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का विचार करना ही नहीं होता, बट इसमें हम डायरेक्शन को देखते हैं, इसीलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ईजी है, इसको समझना, ध्यान रखना, राइट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि रंजीत जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, फिर ना वो यहाँ से वापस आ जाता है और यहाँ पे आकर के रुक जाता है बीचों बीच, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रंजीत का पोजीशन कहाँ पर है, वो किधर खड़ा है, तो वो यहाँ पर खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो डिस्टेंस पूछेगा तब तो वो जितना घूम फिर के गया ये पूरा हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर वो यहाँ से यहाँ पर आया तो वो भी हम उसके अंदर जोड़ेंगे डिस्टेंस के अंदर। बट अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछती हूँ तो आप देखोगे ये स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे पूरा ये 1000 है ना, तो मान लेते हैं कि ये आधा हो गया, तो आधा है 500 मीटर का, यानी कि 500 मीटर का, राइट। तो अब इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो वो होगा 500 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा जाता है और उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, ओनली 500 मीटर्स का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे होता है। चलो अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसका पूरा डेफिनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन आपसे एग्जाम में पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो ये आप लिख सकते हो। देखो इसको आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर 1 मार्क में डेफिनेशन पूछेगा ना, ये आप लिख दोगे तो आपका मतलब आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। देख लो भाई, डिस्टेंस किसको कहा जाता है दोस्तों, सुनिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। देखो बच्चों द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी जो मूविंग बॉडी है वो एक्चुअल में जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, जिस डिस्टेंस से होकर के जा रहा है जिस तरफ से, उसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हो, और सेकंड पॉइंट में आप बता सकते हो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें हम दिशा यानी कि डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, फिर एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये जब मैग्नीट्यूड हमको बताने होते हैं तो उसमें हमें जरूरत नहीं होती है डायरेक्शन की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंस आप नोट डाउन कर लो, राइट। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पढ़ो, वही लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन। देखा देखा देखा, क्या लिखा है इसमें, वन डायरेक्शन। इसमें क्या लिखा था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, बट यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है। सुनो, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट। कहा था ना मैंने, ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, जो एक्चुअल में ट्रैवर्स हुआ है, राइट, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। मतलब इसमें हम डिस्टेंस भी लेते हैं एज वेल एज डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इन दोनों का यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है, और यहाँ पे यूनिट बताया गया है। तो आप देख लो, द यूनिट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर इन द एसआई एज वेल एज इन एमकेएस सिस्टम इज क्या होता है, नहीं दिया है क्या, यहाँ पे मीटर देना चाहिए था। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द, हाँ ये देखो मीटर दिया है। मतलब क्या होता है इनका यूनिट, क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का प्यारे बच्चे, मीटर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही थी, क्लियर। चलिए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आओ अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलो आपको बताती हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा स्पीड और दूसरा होगा वेलोसिटी। देखिए बच्चों, स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है, पहले आप इसका फॉर्मूला देखो फिर आपको समझ आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि स्पीड निकालना रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, और जब वेलोसिटी निकालना रहेगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, राइट। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि डिस्टेंस का जो क्या कहते हैं यूनिट, वो क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, राइट। यानी स्पीड का अगर आपसे पूछा जाएगा यूनिट बताओ, तो आप क्या कहेंगे, इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, राइट। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है ना ये फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है बच्चे, सेकंड। यानी इसका भी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट, दैट इज योर स्पीड, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर का, राइट, और इससे आप ट्रैवल कर रहे हो मान लीजिए 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड बताओ, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, 2 5 10, और आप कहेंगे कि 5 सेकंड पर मीटर, मतलब 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकंड, राइट। तो इस तरीके से स्पीड निकाला जाता है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्प्ले ये क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि यूनिट टाइम में आप कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज योर वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब मैं आपको टेक्स्ट बुक में लेकर के चलती हूँ, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। अब वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ये लिख सकते हो। पहले तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, ऐसे हेडिंग डाल दोगे, ठीक है, फिर बताओगे कि वेलोसिटी क्या है, या फिर आप पहले फॉर्मूला ही लिख सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो टाइम लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे बस आप टाइम लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा है कि पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ओनली टाइम लिखा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप कि वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय योर बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ना बच्चों, हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, ठीक है।
The velocity of a body can be calculated by using the following formula, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी आप इसका लिख सकते हो, इसमें और भी पॉइंट जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा चलो, ये वेलोसिटी का तो एक्सप्लेनेशन आप लिख लोगे। अब इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पीड का मीनिंग बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखो इसमें ही बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करके स्पीड का जो मीनिंग है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बच्चों हेडिंग स्पीड, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ बॉडी इन अ, देखो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ बॉडी, यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन मत लिखना, ठीक है। ट्रैवर्स बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है, बस इतना लिखना। क्या लिखोगे कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यहाँ पे हमें डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आता है, स्पीड में आता है ना बच्चों डिस्टेंस, राइट। और डिस्टेंस में तो हम ये डायरेक्शन लेते ही नहीं है, वो तो हम डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं, इसीलिए इसमें आप डायरेक्शन को यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है। ये लिख देना और फिर उसके नीचे आप क्या कर सकते हो, स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं क्या था, स्पीड, आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये स्पीड और वेलोसिटी का, है ना। अगर हमको क्वेश्चन दे दे इसके ऊपर तो हम कैसे करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। पहले इधर देख लो, देखो बच्चों हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा और नीचे आ जाओ भाई। हाँ ये देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो रंजीत है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो आपने देखा था ना 500 मीटर का, फिर ये 700 मीटर का और ये 300 मीटर का, यानी कि 1500 मीटर का उसने क्या किया था बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल किया था। और कितने मिनट में किया था, तो काउंट करो, देखो यहाँ से यहाँ तक गया वो 8 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक गया वो 11 मिनट में, और फिर यहाँ से सी से लेकर के डी तक गया था 6 मिनट में, यानी टोटल उसको कितना टाइम लगा था। तो जोड़ लीजिए 11 और 8 कितना होता है बच्चे, 19 होता है, 19 और 6 25, यानी कि 25 मिनट उसको टाइम लगे थे। कितना लगा था भाई, 25 मिनट उसको टाइम लगा था, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके साथ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था बच्चे, 1000 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज को ध्यान में रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए कहाँ गया, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, वही जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा ना, उसके लिए आपको वेलोसिटी अगर निकालना है रंजीत का, अगर आपको ये वेलोसिटी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, 1000 मीटर का, तो 1000 आप ऊपर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन, राइट। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा बच्चे, 25 मिनट, 25 मिनट हुआ था ना ऊपर हमने देखा था, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये देखो ये मिनट में दिया है, तो मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज देखो ना इसका क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, यानी ये मिनट में नहीं ये सेकंड में होना चाहिए। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसमें ना हम 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है ना, देखो 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसीलिए 25 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, तो हम 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करोगे, देखो हम ऐसे कर सकते हैं 25 1 से 25, 25 4 जा 100, ठीक है। और ये वाला 0 इसके साथ, यानी कि 40 मीटर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 60 सेकंड्स, ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.66 मीटर पर सेकेंड, ये मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। चाहो तो करके देख लो, 0 0 कैंसिल, फिर पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे और 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हमको वेलोसिटी कितना मिला है बोलो, तो 0.66 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 0.66 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की। अगर हमें स्पीड निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, 1500 मीटर, राइट, 1500 मीटर था ना, तो ऊपर हमने इसको लिख दिया, और जो हमारा टाइम लगा है उसे हम नीचे लिख देंगे 25 मिनट, ठीक है।
और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। कैसे मिला देखो आपको बताती हूँ। अब ये मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में, इसके लिए हमने ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 25 1 से 25 और 25 6 150 होता है, ये वाला 0 इसके साथ, यानी कि 60/60, तो 60 से 60 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। देखो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको बच्चों यहाँ पर क्या मिला है, स्पीड मिला है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया है तो, ठीक है। निकाल लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आने तो आप कर लेंगे ना। चलिए अच्छी बात है, कर लीजिएगा। अब इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या देखना है, चलो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रंजीत डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस व्हाइल गोइंग टू द स्कूल, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड केम आउट टू बी डिफरेंट। यानी क्या कहा जा रहा है कि देखो जब वो अपने स्कूल जा रहा था, राइट, तो वो कैसे जा रहा था, सुनो। देखो डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट, मतलब वो स्ट्रेट रूट से नहीं गया, ऐसे कैसे, वो टेढ़ा मेढ़ा होते होते गया था ना, ऐसे करके गया था। इसीलिए हमने ये देखा कि वेलोसिटी और जो उसकी स्पीड है वो अलग अलग आई है, ठीक है। Had Ranjit actually gone by the straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same। यानी अगर वो क्या होता कि स्ट्रेट लाइन में ही जाता, जो AD वाला हमारा था ऐसे, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का वैल्यू जो है बच्चों वो क्या आता, सेम आता। बट वो कैसे गया है, वो ऐसे घूमते फिरते हुए गया है, इसके लिए डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया। दैट इज वाई ये दोनों हमको अलग अलग मिले हैं, ये स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने ये भी समझ लिया, क्या क्या समझा हमने, स्पीड एंड वेलोसिटी समझा, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं। रिलेट करके सारे टर्म्स को आप समझने की कोशिश करोगे तो बच्चों सब कुछ समझ आएगा। और एग्जाम में मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो, बस आप सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, विच इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो देखो बच्चों एवरेज वेलोसिटी निकालना तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने ऊपर वेलोसिटी निकाला था ना, वैसे ही ये एवरेज वेलोसिटी भी निकाला जाता है। हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें, राइट, तो उसे हम ऊपर लिखेंगे, और उसको डिस्प्लेस होने में टाइम कितना लगा है उसे हम नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देख लो, यहाँ पर देखो बच्चों ये है ट्रक, है ना। ट्रक जो है वो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, तो पॉइंट ए से डी पर जा रहा है, और आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ध्यान से देखो, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ है वो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम ऊपर बच्चों डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया तो 20 किलोमीटर। यानी सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 20 10 20 40, यानी कि 40 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर हमारा 40 किलोमीटर आएगा, राइट। और फिर उसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए उसको लग रहा है 1 घंटा। कितना लग रहा है बच्चे, उसको मान लीजिए 1 घंटे का टाइम अगर लग रहा है, तो अब बताओगे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है ना, 40 किलोमीटर है, और फिर यहाँ पे हमने 1 घंटा लिखा हुआ है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 40 ही आएगा, क्योंकि नीचे 1 है और ये किलोमीटर, और इसके साथ ही हम ये आर को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर ये है उसका वेलोसिटी, किसका, ये ट्रक का। यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो 40 किलोमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है एवरेज वेलोसिटी का मतलब। अब आपको बताती हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंट का नाम आपने सुना ही होगा, कभी ना कभी तो आपने सुना होगा। इंस्टेंट हमको एनर्जी मिलती है ना, जब एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी कि तुरंत। इंस्टेंट यानी क्या होता है, तुरंत, ओके, राइट नाउ, ओके। इंस्टेंट यानी क्या होता है, राइट नाउ, यानी कि अभी के अभी, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला उसमें हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये पूरा कंसिडर किया था, राइट। अब मुझे ना पूरे का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पूरा वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे ए से लेकर के बी तक बस इतने का वेलोसिटी चाहिए, कि बता दो कि इस बीच में ये जो ट्रक है ना इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो क्या करना पड़ेगा, मैं निकाल सकती हूँ ना बहुत आसानी से। यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, 10
किलोमीटर, ठीक है। और इसको वहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, तो वहां तक जाने में बच्चों इसको टाइम लगा है, टाइम यहाँ पर कहीं पर तो दिया होगा, नहीं दिया है क्या टाइम, टाइम इसमें देना चाहिए था। ये देखो, इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस। हाँ ये देखो यहाँ पर दिया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ए बी जब ट्रैवल कर रहा है तो उसको 10 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है प्यारे बच्चे, 10 मिनट का उसको टाइम लगता है ये ट्रक को, ठीक है। ये किलोमीटर है, ठीक, ये किलोमीटर है और ये मिनट है, राइट। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। किस में हम चेंज करेंगे, तो आर में चेंज करेंगे, यानी कि घंटे में। तो आर में चेंज करने के लिए देखो, मिनट को अगर घंटे में चेंज करना होता है तो इसे ना बच्चों 60 से डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है, 60 से डिवाइड किया जाता है। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, राइट। तो 10 मिनट में कितना घंटा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये जो 60 आपको दिख रहा है ना, देखो ये इधर डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये 60 इधर ऊपर चला जाएगा, बाकी 10 का तो 10 नीचे ही रहेगा, ये यहाँ से हमने मिटा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0 0 कैंसिल, तो हमको क्या मिल जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ए से लेकर के बी तक का जो वेलोसिटी है ना प्यारे बच्चों, वो हमको कितना मिलता है, तो वो मिलता है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था तब हमको 40 किलोमीटर पर आवर मिला था, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने निकाला ए से लेकर के बी तक का, तो फिर हमें कितना मिला, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि देखो बच्चों, ये जो आपका ट्रक है ना, अब ऐसा थोड़े ना है कि जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ तक गया उसी वेलोसिटी से आगे भी जाएगा। हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना होता है, बहुत ही छोटे पॉइंट पे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बस इसी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। बहुत इजी है इसको भी समझना, तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, और एग्जांपल की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बाकायदा अच्छे से चित्र बना देना और वहां पे पॉइंट बना के लिखना अच्छे से, ठीक है। देखो बी से लेकर के सी तक ये गया, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कितना ये ट्रैवल कर रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर, एंड टाइम इसको कितना लग रहा है, तो बी से सी तक जाने के लिए उसको टाइम लगता है 20 मिनट का, ठीक है। ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, तो इसको हम चेंज करेंगे आर में। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यानी देखो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वेलोसिटी है ना दोस्तों, वो हमें क्या मिलता है, तो वो मिलता है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना मिला था, यहाँ पे मिला था 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मिला है प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप आगे का निकालोगे तो आगे का कितना मिलेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, 20 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। एंड उसको टाइम कितना लगता है, तो बच्चों टाइम लगता है उसको 30 मिनट का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 30 मिनट, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मिनट को आर में बदलने के लिए डिवाइड करना होगा 60 से। अब ये 60 जाएगा ऊपर, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0 0 कैंसिल, 3 2 6, 2 2 4, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो हर जगह वेलोसिटी क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा थोड़े ना कि एक ही कांस्टेंट ही चलता रहेगा, बीच में रास्ते में ऊबड़ खाबड़ भी आएगा, है ना, कहीं पे उसको मोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, ये ट्रक ड्राइवर को चेंज करना पड़ेगा, राइट, बहुत जरूरी है, वरना वो एक ही स्पीड से चलाता रहेगा, हाईवे पे भी उसी स्पीड से और नॉर्मल रोड पे भी उसी स्पीड से अगर ये चलाता रहेगा तो पक्का क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वेलोसिटी बीच में चेंज होता रहता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो उसी को कहा जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए भाई, तो क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ आगे चलते हैं। बस इसमें वही बताया जा रहा है, देख लो कि नाउ डिड्यूस द, ये तो हमने आपको बताया ही कि बी सी और सी डी इन दोनों का मैंने आपको वेलोसिटी ये फाइंड करके बताया, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने ये देखा कि हर जगह क्या आया, वेलोसिटी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आया, ठीक है। द वेलोसिटी, अब देखो यहाँ से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हो कि द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी जब पर्टिकुलर मोमेंट का हम वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, वो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग हो सकता है। कौन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर हुआ, तो चलिए यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं प्यारे बच्चे हमारे अगले टॉपिक की, विच इज एक्सेलरेशन। चलो बच्चों, यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि नहीं आप सभी लोगों को। तो अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसका मतलब बताओ। देखो बहुत सिंपल है, ये
ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था ना बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, उससे ही ये कुछ जुड़ा हुआ है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है ये भी। देखो करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि देखो ए से लेकर के बी था, फिर उसके बाद बी से लेकर के सी था और यहाँ पर ये डी था। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हमको वेलोसिटी कुछ और मिला था, राइट, कितना मिला था 60 किलोमीटर पर आवर, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हमें कितना मिला था वेलोसिटी, आई थिंक 30 किलोमीटर मिला था, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए भी हमें अलग कुछ 40 किलोमीटर पर आवर मिला था। यानी हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो चेंज होता है ना बच्चों वेलोसिटी में, राइट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि जितना टाइम उसको लग रहा है ये होने में, चेंजेस होने में, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे टाइम लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, और फिर उसके बाद हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। यानी कि एक्चुअल में आपका एक्सेलरेशन है क्या, तो अगर आपसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हो, राइट। और इसके साथ ही आप क्या करोगे, फॉर्मूला आप वहां पर उसके साथ जोड़ करके लिख दोगे एंड आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे। 1 मार्क का पूछेगा तो आप बता सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे ही एग्जाम में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, वरना आप टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, वही जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया वही यहाँ पे पूरा एक एक अक्षर सजा करके लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ऐसे लिख देना और फॉर्मूला वहां पे लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक की भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख दो यहाँ पर, आपको बताती हूँ। देखो ये आप लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी to take place, the change in velocity per second can be deduced, this is called the acceleration। वही है, ये जो चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, जब हम ये फाइंड करते हैं बच्चों तो उसी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, चलो बता देती हूँ। देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना प्यारे बच्चों, ये हम क्यों देख पाते हैं, वाई, मतलब क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, आपको क्या लगता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, जब हमारा जो वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंजेस ही ना हो। जैसे ट्रक चल रहा है तो बस उसी वेलोसिटी से वो चलता रह रहा है, पूरा चलते ही रह रहा है, तो कहीं पर तो उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा। यानी कि इनिशियल पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी था वही उसका एंड पॉइंट पे भी वेलोसिटी है, यानी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्सेलरेशन है वो हम क्यों देख पा रहे हैं, क्यों ये उत्पन्न होता है, why it is produced, है ना, why is it produced, इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो वो है प्यारे बच्चे फोर्स। क्या है, फोर्स। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस होगा ही नहीं, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल बताओ, तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। आप सभी लोगों ने चाबी वाला जो खिलौना होता है, कार या फिर कोई भी खिलौना, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, ये देखो, यू माइट हैव सीन अ टॉय कार। ठीक है, जो किससे चलता है बच्चों, जो चलता है ये चाबी से चलता है, क्लॉक वर्क स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। जब घुमा करके आप उसको छोड़ोगे तो वो क्या होगा, वो एकदम सीधा स्ट्रेट जाता है, राइट। अब स्ट्रेट वो जा रहा है, फिर उसके बाद वो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, ठीक है, तो उसकी दिशा जो है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। फिर अगर दीवार आ जाता है, वॉल अगर आ जाता है, तो क्या होता है, वो पूरा के पूरा वहीं पे रुक जाता है। यानी कि उसका जो वेलोसिटी है ना प्यारे बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। जब हमने चाबी घुमा करके उसको छोड़ा था तो वेलोसिटी कुछ और था, फिर फाइनली जाकर के वेलोसिटी उसका कुछ और हो गया, है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराया तो उसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो पहले वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा बच्चों, फोर्स लगा, पूरा बीच में दीवार आ गया तो भी तो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से तो ये क्या हो गया, रुक गया, है ना। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें आप देखिएगा जो खिलाड़ी है वो अपने पैरों से मारते मारते बॉल को लेकर के जाता है। ठीक है, अब उसने बॉल को मार दिया पैरों से अपने, तो बॉल जो है वो जा रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में, वो
जा रहा है। अब क्या करना है, बॉल को मोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लेयर क्या करेगा, उस बॉल को पैरों से मार करके वापस से उसको मोड़ेगा। तो पैर से उसने क्या क्या लगाया, फोर्स ही तो लगाया, जिसकी वजह से बॉल का जो वेलोसिटी है बच्चे वो चेंज हो गया। पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और हो गया है। तो किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, किसकी वजह से हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में हमको 0 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना आप सभी लोग इन सारी बातों का। और एक्सेलरेटर कहाँ पर होता है और आप अपनी डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हो भाई, तो जो हमारे गाड़ियां होती हैं उसमें होता है ना एक्सेलरेटर, उसको हम घुमाएंगे तो क्या होता है, हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी तेज चलने लगती है ना, कहते हैं ना एक्सेलरेटर बढ़ाओ, तो वही है एक्सेलरेटर। देखो जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या कर सकता है, अपनी वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर। ठीक है, चलिए तो ये आपने समझ लिया। अब एक्सेलरेटर भी एग्जाम में अच्छे से लिखना। ओके, आ जाओ अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे फोर्स एंड एक्सेलरेटर की। एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं कि क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन। यस, रिलेशन समझेंगे। देखो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ले लेना है ग्लास का मार्बल, मार्बल मालूम है ना, गोटी, जो गोटी होती है खेलते हैं, ऐसा मार्बल ले लेना है और फिर उसको एक सरफेस पे आप रखिएगा। ठीक है, टेबल टॉप जो होता है, टेबल का टॉप उसके ऊपर रखना, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। क्या करना है, कैन लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप, यानी आप इसको छोड़ दो ऐसे घूमते, मतलब ऐसे छोड़ दो उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है बच्चे वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जब आप छोड़े रहेंगे तब वो तेज तेज भागता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और फिर वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोग को कैरम बोर्ड के बारे में बताती हूँ। ये तो हमने देख लिया। अब कैरम बोर्ड में आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारा स्ट्राइकर होता है जब हम उसके ऊपर मारते हैं, राइट, तो उसकी वेलोसिटी तेज होती है, फिर क्या होता है धीरे धीरे करके वो एक जगह पे आकर के रुक जाता है ना। पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर वो टकराएगा दीवारों से, तो फिर वो धीरे धीरे करके रुकते 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 क्या हो जाता है, पूरा ही रुक जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि वो क्यों रुका, तो वो इसीलिए रुका क्योंकि यहाँ पर ना एक किसने काम किया बच्चे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब कर रही हूँ, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब ना जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उसको ही फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कैरम है, कैरम बोर्ड और कैरम की गोटी, राइट, तो कैरम की गोटी क्यों रुकी, क्योंकि ये फ्रिक्शन था ना, इसकी वजह से कैरम बोर्ड और कैरम के बीच में फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन की वजह से बच्चों गोटी रुक गई। जैसे हमारे चप्पल भी होते हैं, चप्पलों में देखना ऐसे निशान बने हुए होते हैं, आप चप्पल कभी पीछे का उठा करके देखिएगा, उसका सोल वो पूरा प्लेन नहीं होता, अगर पूरा प्लेन रहेगा ना तो फ्रिक्शन, जमीन और हमारे चप्पलों के बीच में फ्रिक्शन आएगा ही नहीं और बस हम ऐसे सरक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है उसके ऊपर ना ऐसे धारियां बनी हुई होती हैं, वाई, बिकॉज ताकि वहां पे फ्रिक्शन उत्पन्न हो, फ्रिक्शन रहेगा जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, तब जमीन पे चल पाएंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएंगे, तब तो सरकते बैठेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो कैरम बोर्ड का जो गोटी है, राइट, जो उसका स्ट्राइकर है, उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हम कैरम बोर्ड के ऊपर ये जो फ्रिक्शन है ना बच्चों, अगर हम फ्रिक्शन को कम कर दें, ठीक है, फ्रिक्शन को अगर हम बच्चों रिड्यूस्ड कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो वो जो गोटी है वो ज्यादा देर तक घूमेगी उस बोर्ड में। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ना पाउडर डाल करके। याद है आप सभी लोगों को जब हम कैरम खेला करते थे तो उसपे हम पाउडर डाला करते थे, पाउडर डालने से क्या होता है, तो जो गोटियां हैं वो ज्यादा जोर जोर से सरकती हैं, राइट, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों ने भी खेला होगा कैरम, जब गोटियां नहीं सरकती थी तो हम उसके ऊपर पाउडर डाल दिया करते थे और फिर उसके बाद खेलते थे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि if the friction between the carrom board and the coin is reduced, the coin keeps moving for a longer time. ठीक है, it would mean that, इसका मतलब क्या हुआ कि if no force of friction is acting on a moving body, अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा मूविंग बॉडी के ऊपर, it will keep on moving, तो फिर वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अगर यहाँ पर देखो कैरम बोर्ड और वो जो कैरम का कॉइन है, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन आए ही नहीं तो क्या होगा, कैरम की जो गोटी है वो बस घूमती रहेगी, नाचते रहेगी, इधर से उधर उधर से इधर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। देखो द साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन वाज द फर्स्ट स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन, और इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं वो, बहुत सिंपल सी बात कहते हैं जो लगभग आप सभी लोगों को मालूम है, बस इन्होंने बताया तो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं ये कहते हैं कि इफ नो फोर्स इज
एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ये तो हमें भी मालूम है कि अगर फोर्स किसी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगा, अगर हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो जो बॉडी है वो क्या होता रहेगा प्यारे बच्चों, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस ही नहीं आएंगे। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ आएगा, दैट इज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, तो फिर बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इफ बॉडी इज स्टेशनरी, यानी अगर बॉडी क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है, ऐसे रुकी हुई है, ठीक है, इट विल रिमेन स्टेशनरी, यानी ये रुका हुआ ही रहेगा। कब तक ऐसा हुआ, मतलब कब तक वो रुका हुआ रहेगा, इफ इट इज इन मोशन, सुनो आपको बताती हूँ, इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी बहुत सिंपल से इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर ये स्टेशनरी पोजीशन में है तो ये स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा, नहीं हिले डुलेगा जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। अगर आप फोर्स लगाओगे तभी ये रुकेगा। ठीक है, वैसे ही कोई मूविंग बॉडी है, देखो बच्चों ये ना मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, मुझे इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगी तब जाके ये रुकेगा, वरना फिर ये सेम वेलोसिटी से आगे 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 बढ़ता ही रहेगा। समझे, बात समझ में आ रही? तो यही बात इन्होंने कही थी, न्यूटन जी ने कही थी, और बस इसी को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का लॉ दिया था उन्होंने, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, राइट। जैसे हम साइकिल चला रहे होते, सुनिए, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल हम चला रहे हैं, अब अगर साइकिल रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। फोर्स लगाओगे, ब्रेक लगाओगे, ब्रेक क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, राइट। ब्रेक आप लगाओगे तब जाके आपकी साइकिल रुकेगी, है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वो कॉन्स्टेंटली वो चलते जाता। वैसे ही साइकिल खड़ी है, आप कुछ नहीं कर रहे तो वो खड़ी ही रहेगी, वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो मूव नहीं करने वाला। आप क्या करोगे, साइकिल पे बैठोगे, उसके पैडल को घुमाओगे, उस पर फोर्स लगाओगे, तब जाके साइकिल आगे को बढ़ पाएगी। ठीक है, तो बस यही बात कही थी हमारे न्यूटन भैया ने। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ एक और बात, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 न्यूटन किसको कहा जाता है? ठीक है, 1 न्यूटन हम किसको कहते हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखो। लो, सपोज करो यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट ऑन अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर, 1 मीटर पर स्क्वायर। अच्छा एक और बात देखो, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना प्यारे बच्चे, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड वेट है वो हमने लिया, ठीक है, और उसको हमने कहाँ पे रखा प्यारे बच्चों, ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे रखा जहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, समझो कि फ्रिक्शन यहाँ पर है ही नहीं, जो ऊपर देखा था ना हमने फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन नहीं है। और फिर हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, देखो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड, तो फिर वो जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, 1 न्यूटन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस आप इसको ही याद रखना। ठीक है, कभी फिलअप्स वगैरह में आए तो आप बता सकते हैं, बाकी इतना डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यही आना होगा तो यही आ सकता है कि बताओ 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या, तो वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, वो रहने वाला है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। अब ये क्या है भाई, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क, इन तीनों का बच्चों रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखेंगे जरा, इधर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है भाई, यहाँ पर हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया है, यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, एंड हमने लिया है वेट, और ये है बच्चों ये पुली। ठीक है, पुली होता है ना जिसके जो कुएं वगैरह में लगाते हैं बाल्टी खींचने के लिए, बाल्टी से पानी निकालने के लिए, तो वो है पुली। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जब हम ये वेट रखेंगे तो क्या होगा, ये जो लकड़ी का ब्लॉक है वो आगे की तरफ खिसकेगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर हम ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा बड़ा वेट लगाएंगे तो फिर ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा, और अगर हम कम वेट लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये कम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, राइट। यानी मान लीजिए आपने ये इतना बड़ा सा वेट यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या होगा, ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा। समझो ये लकड़ी का ब्लॉक जो है ना वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चों बताओ, तो देखो जब हमने इसके ऊपर लगाया बच्चे फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है। क्या डिस्प्लेस हो रहा है प्यारे बच्चे,
मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं ये वुडन ब्लॉक में, राइट। तो जब ऐसा होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ काम ही तो हो रहा है। पहले ब्लॉक इधर था, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, यानी इधर से इधर इधर से इधर आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, कुछ ना कुछ काम हुआ, यानी वर्क का फॉर्मूला यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि कार्य हुआ, वर्क हुआ। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क विच इज इक्वल टू बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस यही होता है इन तीनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आप देख लो, इसको पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कैन से दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड, है ना। अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेस हुआ है, बिल्कुल कहेंगे। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दैट, अब डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम क्या कहेंगे भैया कि यहाँ पे ना कुछ काम हुआ है, राइट। एंड वी कैन मेजर दिस वर्क, कैन वी मेजर दिस वर्क, वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। हमको मालूम है कि जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो वर्क डन बाय द फोर्स दिस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई टू द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, वर्क दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एज फॉर क्या होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एस फोर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमने डी यूज कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एस का यूज किया जाता है, ये वाले सिंबल का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको ध्यान में रहेगा, चलो ये इक्वेशन याद रखना कि वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला एस, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट में आप ये भी समझ लो कि एसआई सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एन से हम इसको दिखाते हैं। एंड जो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर मीटर, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था, ठीक है। और जो सीजीएस सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के भी, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में जो आपका वर्क होता है ना प्यारे बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, ERG, ठीक है। एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है, ERG, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, तो यहाँ से हमने ये बात भी समझ ली, और फाइनली हमारे ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चे ये हो चुका है कंप्लीट, यानी चैप्टर नंबर 7 हो गया, और इसके पहले के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आ जाता है आपका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर मिलेंगे, हाँ बिल्कुल, ये चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फिर क्यों देरी करना है, जाओ और जाकर के पढ़ाई करो। तो देखो भाई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, पक्का बताइएगा जरूर, राइट। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, बाकी आंसर जब मैं आपको वो जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो वहां पर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।